हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम ओपेरिन का सिद्धांत यानी कि जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक मत यानी कि नेचुरलिस्टिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो मॉडर्न थ्योरी है यानी कि जो आधुनिक मत है वो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन यानी कि रासायनिक विकास का मत भी कहलाता है या प्राकृतिक वृत्त थ्योरी यानी कि नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक मत है उसको रशिया यानी कि रूस के जो वैज्ञानिक थे A.I. ओपेरिन और J.B.S. हेल्डेन, जो इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट थे, वो इंडिया में आकर सेटल हो गए थे बाद में, तो इन्होंने प्रस्तुत किया था और उनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें इन्होंने अपने इस मॉडर्न कंसेप्ट को प्रस्तुत किया यानी कि जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक मत को प्रस्तुत किया। अब ओपेरिन के जो अनुसार कि जो जीवन का जो उद्भव हुआ यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई उसके प्रमुख बिंदु क्या है कि सबसे पहले कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी, लाइफ की जो ओरिजिनेट हुआ था लाइफ, वो केमिकल्स के कंपोजिशन से हुआ था यानी कि संगठनों से हुआ था। यानी कि जीवन की उत्पत्ति के समय रसायनों ने आपस में संगठन किया, कंपोजिशन लिया, उन्होंने आपस में क्रिया करी और फिर क्रिया करके कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्सटेंसेस का निर्माण किया, जिनसे बाद में जीवन की उत्पत्ति हुई। तो पहला पॉइंट ये है कि ओपेरिन थ्योरी का कि जीवन की उत्पत्ति रसायनों के आपसी कंपोजिशन से हुई, संगठन से हुई, उनकी आपस की अंतःक्रिया के कारण हुई। दूसरा पॉइंट कि प्रथम जीवन समुद्र में हुआ था यानी कि प्रथम जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी और समुद्र में जल में जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो इससे सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जल आवश्यक है। इसीलिए जिन ग्रहों पर, प्लैनेट्स पर पानी नहीं होता, जल नहीं होता है, वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाता है। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है कि पृथ्वी पर जल होता है और प्रथम जीवन की उत्पत्ति भी जल में हुई थी, इसलिए जीवन की उत्पत्ति के लिए और जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होता है। तीसरा, जीवन की उत्पत्ति के समय मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी और जब मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी तो इसीलिए जो पहला जीवन बना होगा, पहले लाइफ बनी होगी, वो एनएरोबिक होगी यानी कि अवायवीय होगी। अवायवीय का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, एनएरोबिक यानी कि अवायवीय कहलाते हैं, और जबकि वे जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो वायवीय कहलाते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म अवायवीय होते हैं, कुछ पैरासाइट्स अवायवीय होते हैं, लेकिन अधिकांश उच्च जंतु और उच्च पादप वायवीय होते हैं यानी कि एरोबिक होते हैं। इसके बाद जो आधे वातावरण था यानी कि जो प्रिमिटिव वातावरण था उसमें ऑक्सीजन उपस्थित थी, लेकिन वो सारी की सारी ऑक्सीजन रसायनों के आपस में क्रिया में, संगठनों में, कंपोजिशन में यूज हो गई, इसलिए वहां पर जो ऑक्सीजन थी वो समाप्त हो गई और सारी खर्च होने के बाद जब ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसीलिए आधे वातावरण रिड्यूसिंग था, अपचायक था यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। पहला जीवन 4 बिलियन वर्ष पूर्व बना, लेकिन पहला जो जीवन था वो प्रोकैरियोटिक था और हेटेरोट्रॉपिक था। बाद में उनमें मॉडिफिकेशन होने से 2.7 बिलियन वर्ष पूर्व पहली बार प्रकाश संश्लेषी जीवों का निर्माण हुआ, जिन्होंने ऑक्सीजन मुक्त की और इस ऑक्सीजन के मुक्त होने से अब वातावरण 2.7 बिलियन वर्ष पूर्व पहली बार ऑक्सीकारक बना। उससे पहले रिड्यूसिंग था, अपचायक था। तो ये प्रमुख पॉइंट है जो ओपेरिन की थ्योरी के हैं कि जीवन की उत्पत्ति रसायनों के संगठनों से हुई थी, आपस में अंतःक्रिया से हुई। दूसरा, प्रथम जीवन जो है जल में था,
जल में बना था, इसीलिए जीवन की उत्पत्ति के लिए जल आवश्यक था। तीसरा, जो ऑक्सीजन थी वो आर्द्र वातावरण में अनुपस्थित थी, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी यूज हो गई थी रसायनों के आपसी कंपोजिशन में, आपसी क्रिया में, और इसीलिए जो आर्द्र वातावरण था वो रिड्यूसिंग था, अपचायक था। और पहली बार जब जीवन बना तो 4 बिलियन वर्ष पूर्व बना, लेकिन 2.7 बिलियन वर्ष पहले पहली बार प्रकाश संश्लेषी जीव उत्पन्न हुए, जिन्होंने ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न की, जिससे ऑक्सीजन के निकलने से अब वातावरण ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। इसके बाद जो ओपेरिन की जो थ्योरी है, ओपेरिन के मत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो 2 चरणों में हुई, ये 2 बड़े चरणों में हुई। पहला रासायनिक विकास और दूसरा जैविक विकास। रासायनिक विकास यानी कि केमिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि CHON कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आपसी संगठन से, आपसी क्रियाओं से जटिल पदार्थों जैसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि तक के बनने का जितना भी विकास है, इस विकास को हम रासायनिक विकास कहते हैं। यानी कि सिंपल CHON कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जटिल प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि के बनने तक का जो विकास है वो क्या कहलाता है? रासायनिक विकास यानी कि केमिकल इवोल्यूशन कहलाता है। जबकि इन जटिल कार्बनिक पदार्थों से प्रथम जीवन तक का जितना भी जीवन के बनने तक का जो विकास है वो क्या कहलाता है? जैविक विकास यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल का मतलब लाइफ का बनना, पहला लाइफ कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल वृहद अणुओं से, और वृहद अणु तक के बनने का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनने तक का जो विकास है वो क्या कहता है? रासायनिक विकास। अब ओपेरिन की थ्योरी के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो कई चरणों में हुई। पहला चरण जो था, जब अर्थ बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पहली बार अर्थ बनी तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, धीमे धीमे टेम्परेचर कम हुआ, और उस समय जो आद्य पृथ्वी थी, आद्य पृथ्वी पर परमाणु अवस्था में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, यानी कि एटॉमिक स्टेज कहा उन्होंने। और यहाँ पर अभी कोई कंपाउंड्स, यौगिकों का निर्माण नहीं हुआ था। बहुत समय तक ये पृथ्वी इसी अवस्था में रही। उसके बाद धीमे धीमे अब इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से दूसरा चरण आया, और इस चरण को उन्होंने आणविक अवस्था या मॉलिक्यूलर स्टेज कहा। इसमें अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ जो बहुत ही सिंपल टाइप के थे। अकार्बनिक यौगिकों में NH3, अमोनिया, H2O जल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा थे। तो इन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने आपस में रिएक्ट करके, आपस में क्रिया करके सिंपल अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। और तीसरा चरण जो था उसमें प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई था। इन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक यौगिक है, इन्होंने आपस में क्रिया की, आपस में क्रिया करके CH4 मीथेन और HCl हाइड्रोजन साइनाइड जैसे सिंपल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। अभी तक भी कोई भी जटिल कार्बनिक यौगिक नहीं बना। तो पहला चरण में एटॉमिक अवस्था थी जिसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अपने परमाणु स्तर पर थे, एटॉमिक स्टेज पर थे। फिर दूसरे चरण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ने आपस में रिएक्ट करके सिंपल अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण किया। इसे हमने मॉलिक्यूलर स्टेज या आणविक स्टेज से जानते हैं, यानी कि ओपेरिन के अनुसार ये आणविक अवस्था थी, मॉलिक्यूलर स्टेज थी। थर्ड स्टेज में इन्होंने आपस में रिएक्ट करके सिंपल कार्बनिक यौगिकों यानी कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन और HCl जैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया। अब इसके बाद चौथे चरण में सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, यानी कि जो अभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं थे, सिंपलर और छोटे मॉलिक्यूल्स थे। इनमें आपस में रिएक्ट होने के बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर
अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, फैटी एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडीन जैसे सिंपल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई, जिससे आगे जाकर मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि वृहद अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रशस्त हुई। पांचवा चरण है जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। अब जो सिंपल कार्बनिक यौगिक बने, इन्होंने आपस में पॉलीमराइजेशन किया, आपस में रिएक्शन किया, आपस में रिएक्ट करके इन्होंने बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलीकरण होकर, अमीनो अम्ल का पॉलीमराइजेशन होकर प्रोटीन्स का निर्माण हुआ। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थे उनमें पॉलीमराइजेशन होने से, बहुलीकरण होने से पॉलीसेकेराइड बने। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड से वसा बने, और प्यूरिन, पायरिमिडीन और अन्य जो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, उनसे आपस में रिएक्ट होकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। और यहां तक का जो एक चरण है ये कहलाता है केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि रासायनिक विकास, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस बने जिनसे जीवन का निर्माण आगे हुआ। अब जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बने, तो अब ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो होते हैं वो साथ साथ आगे, और धीमे धीमे इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि स्वतः गुणन की क्षमता भी धीमे धीमे विकसित होने लगी। और ऐसी संरचनाओं जिनके ऊपर स्वतः गुणन की क्षमता वाले न्यूक्लिक अम्ल थे और उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड कर देती थी इसको, उसको कोइजरवेट कहा गया। और कोइजरवेट से अब धीमे धीमे और मॉडिफिकेशन होने से प्रोटोसेल्स का निर्माण हुआ, जिसे ओबैयोन्ट भी कहते थे। तो पहली जो साइन था जीवन का वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स थे, जिनमें स्वतः गुणन की क्षमता आ गई, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स धीमे धीमे और विकसित होकर प्रोटोसेल में कन्वर्ट हो गए, जिसे ओबायोन्ट भी कहा गया। धीमे धीमे प्रोटोजोल सेल्स में और मॉडिफिकेशनों से और रूपांतरण होने से ये पहली बार प्रोकैरियोटिक सेल्स असीम केंद्रकीय कोशिका में परिवर्तित हो गई, रूपांतरित हो गई। लेकिन अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल बनी है वो हेटेरोट्रॉपिक थी, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक का मतलब विषमकोशी। विषमकोशी थी, यानी कि इसमें अपना फूड बनाने की आवश्यक क्षमता नहीं थी, इसीलिए ये अपना खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पाचन के लिए जल में उपस्थित जो सब्सटेंसेस थे, न्यूट्रिएंट्स थे, उन पर निर्भर करती थी। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि इन जीवों की संख्या बढ़ती जा रही थी और न्यूट्रिएंट्स धीमे धीमे कम होते जाते, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व थे ये उनको समुद्र के जल से ही यूज कर रहे थे। ये जो निर्माण चल रहा है सब समुद्र के जल में चल रहा था। तो ये प्रोकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक सेल्स जो बने, ऑर्गेनिज्म जो बने, तो इन्होंने क्या काम करा कि समुद्र के जल से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, और न्यूट्रिशन लेते लेते क्या हुआ कि इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाने से, यूज होने से लगातार न्यूट्रिएंट धीमे धीमे कम होते जा रहे थे। अब जीवन पर संकट आने लगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो खत्म होने लगे। तो उनके खत्म होने से पहले कुछ प्रोकैरियोटिक जीवों ने कीमोसिंथेसिस यानी कि रसायन संश्लेषी विधि का विकसित कर ली अपने अंदर, यानी कि अब वो भोजन का निर्माण करने लगे। लेकिन वो कैसे थे? कीमो ऑटोट्रॉपिक, यानी कि कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है रसायन संश्लेषी, जो किसी केमिकल से अपना भोजन तो बनाने लगे, लेकिन बैक्टीरिया जैसे जो आजकल के बैक्टीरिया होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं, लेकिन उनकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, वो एवाईबी होता है, यानी कि एनाएरोबिक होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो इन्होंने खाना तो बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी इनकी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभी भी ऐसा नहीं था कि उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, इसीलिए अभी भी यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स में अब और मॉडिफिकेशन हुए, और मॉडिफिकेशन होने से अब कुछ और डेवलप्ड संरचनाएं विकसित हुई, जिससे फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट जो आजकल के ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उन जैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। और जब 2.7 बिलियन वर्ष पहले ये प्रोकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रॉपिक ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप ऑर्गेनिज्म बने, नीलहरे शैवाल जैसे ऑर्गेनिज्म बने, जीव बने, तो इन्होंने पहली बार फोटोसिंथेसिस ऐसी करी जिससे ऑक्सीजन रिलीज होने लगी, यानी कि इनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो एरोबिक टाइप की हुई, मतलब
इसमें ऑक्सीजन निकलने लगी और ऑक्सीजन के निकलने से अब यूकैरियोटिक सेल का जो मार्ग था, उसके बनने का जो मार्ग था, वो प्रशस्त हुआ। और अब चूंकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और अन्य ऑर्गेनील्स जैसी स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो जाता हुआ, तो इसीलिए इनमें और मॉडिफिकेशन हुआ प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और अन्य ऑर्गेनील्स विकसित होने लगे और अब पहली यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ। और पहली यूकैरियोटिक सेल जो थी वो समुद्र के जल में विकसित हुई और अब इनसे आगे मॉडिफिकेशन से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। अब जो ओपेरन की थ्योरी थी, तो ओपेरन की जो थ्योरी थी उसने ये कहा कि सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल जो एटॉमिक स्टेज होती है या जो सिंपल कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनसे जटिल कार्बनिक यौगिक बनते हैं और उनसे ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिनसे जीव द्रव्य का निर्माण हुआ, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हुआ, यानी कि लाइफ का निर्माण हुआ। इसको सिद्ध करने के लिए स्टेनले मिलर ने एक प्रयोग किया कि कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है वो उसका उन्होंने प्रायोगिक प्रमाण दिया, एविडेंस दिया कि समुद्र के जल में आद्य वातावरण में जो क्रियाएं हुई होंगी उनसे जो जीव द्रव के सिंपल कंपाउंड्स है, अमीनो अम्ल है, एसिड्स है, वो बने होंगे और उनसे आगे जाकर पहली बार जीवन बना होगा। इन्होंने जो स्टेनले मिलर है वो होराल्ड यूरे के निर्देशन में, तो वो उसके स्टूडेंट थे, उनके निर्देशन में 1953 में एक प्रयोग किया जिसे स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आद्य वातावरण में, प्रिमिटिव वातावरण में जो एक सिंपल केमिकल कंपाउंड से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ होगा, जिनसे आगे जाकर जीव द्रव और जीवन का निर्माण हुआ होगा। मिलर ने क्या काम करा, एक बड़ा फ्लास्क लिया और उस बड़े फ्लास्क में CH4 NH3 और हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 में लिया और साथ में H2O भी आई थी यहां से, तो इसलिए ऑप्शन में H2O भी आना चाहिए। अगर वो पूछे कि स्टेनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट में गैसें ली या जो चीजें ली वो क्या क्या लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स, ये 4 चीजें हैं। ऑप्शन में अगर चौथा भी है तो आपको आंसर चौथा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्सचर तो इन तीनों का ही लिया था, लेकिन साथ में यहाँ से वाटर वेपर्स भी ऊपर पहुंचते हैं। अब उन्होंने इस बड़े फ्लास्क को नलियों की सहायता से एक छोटे फ्लास्क से जोड़ा। यहाँ पर जल को बाहर करने के लिए ये संघनित कंडेंसेटर होता है, ठंडा करने के लिए जहाँ से जल अंदर के आता है, ये जल का बिंदु होता है। कार्बनिक यौगिक वाला जल बनेगा बाद में। ये छोटा फ्लास्क लिया जिसमें वाटर लिया और इसको यहाँ पर वैक्यूम पंप से जोड़ दिया और इसको छोटी नली को यहाँ पर बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया। 2 इलेक्ट्रोड लगाए और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगा के इसको करंट देने के लिए, ये देखने की जो वहां पर आद्य वातावरण में जो सोर्स थे ऊर्जा के, वो यूवी किरणें और आकाशीय विद्युत थी, तो उसी तरह का जो वातावरण देने के लिए उन्होंने टंगस्टन के 2 लगाए और इस पर 60,000 वोल्ट का विद्युत प्रवाहित किया, जिससे लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डेवलप हुआ। 60,000 वोल्ट का तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की और 800 डिग्री सेल्सियस का ताप डेवलप हुआ, जो उस समय वातावरण के जैसा उन्होंने माना कि उस समय इतना टेम्परेचर रहा होगा। अब जब उन्होंने टंगस्टन के इसमें 60,000 वोल्ट इसको विद्युत प्रवाहित की तो 800 डिग्री सेल्सियस का एक डिस्चार्ज वहां पर हुआ। तो अब जो ये मिश्रण था इसमें, अब जो वाटर है, जो इससे वाष्प जो है जब जाती है यहाँ से होती हुई, तो ये बड़े फ्लास्क में पहुंचती हैं और इसमें मिश्रण CH4 NH3 H2O का और H2 का मिश्रण हो गया, क्योंकि तीनों का मिश्रण उन्होंने पहले से बना था, CH4 NH3 H2O का और H2 का और H2O यानी कि जल जो है वो ऊपर से यहाँ आने लगा, फिर ये नीचे से ठंडा होने लगा। हुआ क्या था कि ओपेरिन ने कहा कि जल बना और वो बन के फिर पृथ्वी पर गिरा, गर्म था, वो ऊपर पहुंचा, फिर टेम्परेचर धीमे धीमे कम हुआ। तो उन्होंने इसी को दिखाते हुए कि टेम्परेचर धीमे धीमे कम हो रहा है यहाँ से, और फिर जब उन्होंने देखा कि लास्ट में उन्होंने देखा कि जब इस
रिएक्शन के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद, 8-10 दिन बाद, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लाल से कलर का, रेड कलर का गंदा सा फ्लूइड एकत्र हुआ, जिसमें कई सारे अमीनो अम्ल जैसे गिल्सिन, एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, फैटी एसिड्स और शर्कराओं आदि का मिश्रण था। और यही कंपाउंड प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव बनाते हैं। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि आदि यानी कि प्रिमिटिव वातावरण में समुद्र में अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ पहले, और इन अकार्बनिक पदार्थों से, इन अकार्बनिक यौगिकों के आपस में रिएक्शन होने से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, और इन जटिल कार्बनिक यौगिकों से जीवन की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ और इनसे पहला जीवन डेवलप हुआ। तो ओपेरिन की थ्योरी को, मत को बल प्रदान करने के लिए स्टैनली मिलर ने प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है ये। तो इन्होंने एक छोटा एक बड़ा फ्लास्क लिया, इसमें जल लिया, इसमें CH4NH3 और H2 का मिश्रण लिया 2:1:1 में, 2:1:2 में, साथ में यहां से वेपर्स पहुंची। तो ऑप्शन में अगर आएंगे तो चारों लिखने पड़ेंगे। छोटे वाले को बड़े वाले से कनेक्ट कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए बड़े वाले टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स में, जिसे 60,000 वोल्ट का करंट दिया गया और जिससे 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान डेवलप हुआ। यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया, जिससे जलवाष्प जो पानी नीचे आ रहा है, ये जो मिश्रण आ रहा है वो ठंडा हो जाए, और नीचे जो है कार्बनिक यौगिकों वाला जल प्राप्त हुआ, एक मिश्रण प्राप्त हुआ लाल कलर का, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स थे, अमीनो अम्ल थे और फैटी एसिड्स थे और अन्य केमिकल कंपाउंड थे जो जीव द्रव को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। और इन्होंने यह सिद्ध किया कि सरल कार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, जिससे जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ होगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।